बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस इन इक्विटी मार्केट्स। होपफुली एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, एवरी स्टूडेंट नोज अबाउट द इक्विटी मार्केट। मिड टर्म से पहले हम लोगों ने डिटेल में इन चीज़ों को देखा है जी। इक्विटी मार्केट क्या होती है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, फर्स्ट मार्केट, सेकंड मार्केट, थर्ड मार्केट, ये लेयर्स क्या होती है, इसमें ब्रोकर्स का क्या रोल होता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट इंडेक्स क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा इसकी टाइप्स कितनी होती हैं इंडेक्स की। फिर हम लोगों ने देखा कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें मार्जिन ट्रांजैक्शन या मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बेटा हम लोगों ने मिड टर्म से पहले जो है वो डिस्कस कर ली हैं, और होपफुली ऑल ऑफ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी मार्केट्स। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द टेक्निकल एनालिसिस। Before describing this term or before moving toward the formal discussion, I would like to discuss the lecture objectives first. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में करना क्या है। ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। आज के हमारे को 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखेंगे। और इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आपको चीज़ बताता चलूँ कि इस स्लाइड्स में ये तीनों ऑब्जेक्टिव 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे। एक आज जो डिलीवर होगा और यही कंटिन्यू होगा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह हम 2 लेक्चर्स के अंदर सीख लेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो किसे कहते हैं, और इसके अंदर जितनी भी एक डिस्कशन जो हमें जनरेट करनी चाहिए वो होपफुली हम इसके अंदर करेंगे। Okay, beta, first of all, let me talk about the objectives of this session. Basically, I have categorized all the objectives into 3 parts. आज हम इस टॉपिक से इन 3 चीज़ों को सीखेंगे, that are understanding how technical analysis differs from fundamental analysis. पहले तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि जी टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। और बेटा फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो हम इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो लिहाजा मैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में आपको दे दूंगा, एग्जांपल के साथ बता दूंगा कि ये फंडामेंटल है। इन डेप्थ या जो इसकी डिटेल है वो हम अगले लेक्चर में जाके पढ़ेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज अबाउट कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या, और टेक्निकल एनालिसिस में और फंडामेंटल एनालिसिस में फ़र्क क्या होता है। ओके, इसके बाद क्रिटिकली इवेल्युएट मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज द क्लेम्स मेड फॉर दीज टेक्निक्स। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म कैसे किया जाता है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो इस ये जो टेक्निक है ना, इसमें हम देखेंगे कि इस टेक्निक के अंदर फर्दर इसकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो ये आज हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद द थर्ड वन इज डिसाइड व्हाट रोल इफ एनी टेक्निकल एनालिसिस माइट प्ले इन योर ओन इन्वेस्टिंग प्रोग्राम। मैं बेटा इस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा रिफ्रेश करूं तो हम लोग एक अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स सेट करेंगे कि अच्छा ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, इसको अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में रखें तो कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। फिर मैं आज इस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखूँगा कि जी हम एज ए क्लास टेक्निकल एनालिसिस से आप लोगों के जो ग्रेड्स हैं उनको कैसे उनकी असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये हमारी स्लाइड्स चलेंगी तो यू विल बी गेटिंग मोर इनसाइट और आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो बेसिकली
तीन हमारे ऑब्जेक्टिव है कि हमने सबसे पहले सीखना है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, और एक फंडामेंटल एनालिसिस है इसमें और टेक्निकल में जो मेन डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस की को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तीसरा हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे इसकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में से भी, और इसका रोल इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है वो हम उसकी सिग्निफिकेंस चेक करेंगे। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव, होपफुली यू आर रेडी टू हैव द आंसर्स। Okay, let's start with the introduction from the scrap, from the beginning. सबसे जो पहला क्वेश्चन है दैट मस्ट बी कि ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ पे एनालिसिस परफॉर्म किए जाते हैं, इनकी इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी नीड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल make it sure that there are two sort of analysis. These are performed in the equity or stock markets. इन अप्रोचेस को या इन एनालिसिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं और बेटा जो दूसरा है उसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ये दोनों एनालिसिस स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आई होप कि एवरीवन नोज कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ठीक है। लेकिन चले अपडेट करने के लिए बेटा डिसीजन मेकिंग दैट इज अबाउट जनरेटिंग दी अल्टरनेटिव्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, उसके बाद हम अल्टरनेटिव्स जनरेट करते हैं। अल्टरनेटिव जनरेट करने के बाद उनकी इवैल्यूएशन होती है, उनकी रैंकिंग होती है, फिर हम उनकी सिलेक्शन करते हैं और एंड पे हम उनको टेस्ट कर लेते हैं, या जिसको हम कंट्रोल कह सकते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया है क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव या नीड के अकॉर्डिंग था। अगेन चले जो हम स्टॉक या इक्विटी मार्केट में बेटा जो एनालिसिस एक इन्वेस्टर परफॉर्म करता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस। आज का जो हमारा फोकस होगा वो टेक्निकल एनालिसिस पे है, लेकिन अभी हमने ऑब्जेक्टिव में बात की है कि हमें डिस्टिंग्विश भी करना आना चाहिए। नो डाउट फंडामेंटल एनालिसिस हम लोगों ने इससे जो अगला लेक्चर है उसमें पढ़ना है, लेकिन कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं इस लेक्चर में भी करा दूंगा कि ये फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो होता क्या है। इन डेप्थ यहाँ पे डिटेल्ड जो इसकी डिस्कशन है वो इंशाल्लाह हमारी अगले लेक्चर में होगी। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम द स्क्रैप, बिल्कुल लूज वर्डिंग में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, फिर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन और इसकी जो है फर्दर टाइप्स और इसकी जो है इसके रोल इन द स्टॉक मार्केट, फिर उनकी बातें करेंगे। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में इफ़ यू आस्क मी कि सर अच्छा बताएं कि हमारी क्लास के इस सेमेस्टर के एंड पे कैसे मार्क्स आएंगे, ग्रेड्स किस तरह के होंगे, तो मुझे एनालिसिस करना है, बताना है आपको कि आप लोगों के ग्रेड्स जो हैं वो जनरली वो किस तरह के होंगे। तो मेरी अप्रोच इन दोनों में से एक तरह की हो सकती है, या मैं टेक्निकल एनालिस्ट हो सकता हूँ या मैं फंडामेंटल एनालिस्ट। इनको जो है ना टेक्नीशियन और फंडामेंटलिस्ट भी कहा जाता है। इफ़ आई एम ए टेक्नीशियन या टेक्निकल एनालिस्ट, तो मैं मेरा कंसर्न होगा कि मैं आपके जो पास्ट मार्क्स है ना, आपने इससे पहले सेमेस्टर्स में जितने नंबर ले लिए हुए हैं, मुझे उसका डेटा चाहिए होगा। वाई आई एम कंसर्न अबाउट पास्ट मार्क्स? बिकॉज आई एम ए टेक्निकल एनालिस्ट। टेक्निकल एनालिस्ट रिलाई ऑन द पास्ट डेटा। क्या मैं करूँगा? वेरी सिंपली मैं बोलूँगा अच्छा जी, फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कहा गया जी पहले 10 जो स्टूडेंट्स हैं आपके जो रोल नंबर्स हैं उनमें इनका बताएं कि इनके कैसे नंबर आएंगे। एस्टिमेशन ही है ना, हम बेसिकली जितनी भी डिसीजन मेकिंग फाइनेंस वगैरह में एस्टिमेट्स के ऊपर करते हैं। आप कोई भी आपने फाइनेंस के कुछ कोर्सेज पढ़े होंगे इससे पहले सेमेस्टर्स में,
कोई भी प्रोजेक्ट अप्रेजल निकाल लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन निकाल लें, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप आज टुडे यू हैव एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड यू आर गोइंग टू कंपेयर विद द अपकमिंग इनफ्लोज। देखिए बिजनेस में आप स्टार्ट में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे जो आपकी अर्निंग्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, इनकम है, कुछ भी कह लें। फिर आप उनको कंपेयर करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं एक आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। आपको तो नहीं पता होता कि आज आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आपको रिटर्न्स जो हैं वो 20-20 हज़ार जो आप अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर ऐड कर रहे हैं वो 20 हज़ार ही मिलेगा। यू आर जस्ट हैविंग एन एस्टिमेशन। तो जितनी भी ये डिसीजन मेकिंग फाइनेंस में हम लोग करते हैं ना बेटा, दैट इज बेस्ड अपॉन द एस्टिमेट्स। अच्छा, अब वापस आते हैं टेक्निकल एनालिस्ट के ऊपर। तो इफ़ आई एम ए टेक्निकल एनालिस्ट तो मेरा कंसर्न होगा कि मुझे उन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मिल जाएं। अब उन 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ जाएंगे तो अब मैं करूँगा क्या, मैं उनमें से ट्रेंड निकालूंगा। ट्रेंड्स जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन ट्रेंड्स की बेस पे अपना डिसीजन मेकिंग कर लूँगा। आप लोगों ने देखा होगा ये ट्रेंड एनालिसिस जो होते हैं। तो टेक्निकल एनालिस्ट जो है अब आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं, अगर यू आर गोइंग टू हैव सम बाइंग और सेलिंग डिसीजन, तो आपने किसी भी स्टॉक की पास्ट की जो मूवमेंट्स हैं, पिछले 10-15-20 दिनों की, पिछले 2-3-4 महीनों की, कोई भी पास्ट उसकी परफॉर्मेंस है वो डेटा आप उठा लेंगे। वो उसकी मूवमेंट्स की बेस पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेंड्स की बेस पे आप उसकी फोरकास्टिंग करेंगे। अच्छा, फ्यूचर में इसकी प्राइस इस साइड पे जाएगी बेस्ड ऑन दी पास्ट डेटा। तो ये काम करते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। इन्हें पास्ट डेटा चाहिए होता है, वहां से ट्रेंड मिलते हैं इनको, ट्रेंड की बेस पे आगे डिसीजन मेकिंग करते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं। तो एक वक्त में या तो आप टेक्निकल एनालिस्ट हो सकते हैं या फंडामेंटलिस्ट हो सकते हैं। अच्छा, टेक्निकल एनालिस्ट they were fully dependent upon the past data। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल कोट की आपके स्टूडेंट आपके मार्क्स की, कि अच्छा मैं आपके अगर फाइनल के मार्क्स को एस्टिमेट करना चाहूँ, क्योंकि अभी तक आपका फाइनल एग्जाम हुआ नहीं है, लेकिन मैं अगर एस्टिमेट करूँ तो मुझे आपके पिछले सेमेस्टर्स के मार्क्स चाहिए होंगे और उसी की बेस पे मैं बता दूंगा कि आपके एस्टिमेटेड मार्क्स जो है वो फाइनल में इतने होंगे। वो हों या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम स्टार्ट में एनालाइज कर रहे होते हैं ना बेटा। अगर देखें कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट किया जाता है, और एक्सपेक्टेशंस हमेशा मीट नहीं होती। लाजमी नहीं है जो हम सोचते हैं वही एक्चुअल में हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होती है ना। इवन हम जब डिफाइन करते हैं इन्वेस्टमेंट को, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने क्या बात की थी, दिस इज बेस्ड ऑन 3 कंपोनेंट्स। देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक टाइम था, एक कैपिटल था, और तीसरा एक्सपेक्टेशंस थी। तो एक्सपेक्टेशंस के बगैर तो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। ओके, चलें, ये सारी हमने बात कर ली, आपके स्टूडेंट मार्क थी। अगर यही क्वेश्चन आप मेरे से करें कि सर अच्छा आप बताएं, ठीक है टेक्निकल एनालिसिस की समझ आ गई कि बट हमने पास्ट वर्क्स को देखना है और आपने उसकी बेस पे ट्रेंड निकाल लेंगे और ट्रेंड की बेस पे बता देंगे कि ठीक है हमारे फाइनल में कितने मार्क्स होंगे। ये तो आप कर रहे थे काम टेक्निकल एनालिस्ट की कैपेसिटी में। अब यही क्वेश्चन अगर आप मुझसे करें कि फंडामेंटल एनालिसिस में कैसे इसका आंसर दिया जाएगा, इन द वेरी लूज लैंग्वेज, होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ रही है। अच्छा, फंडा अगर अब मैं 1 मिनट के लिए फंडामेंटल एनालिस्ट बन गया, सेम क्वेश्चन, अच्छा बताएं जी हम इन 10 पहले 10 स्टूडेंट्स के फाइनल में कितने मार्क्स होंगे। अब मेरे क्वेश्चंस क्या होंगे, अब मेरी अप्रोच क्या होगी, दैट विल बी डिफरेंट। अब मैं पास्ट डेटा की तरफ नहीं जाऊंगा, अब मैं लॉजिकल रिलेशनशिप्स क्रिएट करूंगा। अब मैं देखूंगा, अच्छा वो जो बच्चे हैं, जो 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने फाइनल के मार्क्स एस्टिमेट करने हैं,
उन 10 स्टूडेंट्स के मिड टर्म के जो टेस्ट हो रहे हैं आजकल वो कैसे हो रहे हैं, देखिएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द पास्ट मार्क्स टू टू हैव द डिसीजन अबाउट देयर फाइनल मार्क्स। मैं ये नहीं देख रहा कि अब उनके माजी के नंबर कितने थे। अच्छा मैं दूंगा, अच्छा जी उनके आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं वो किस तरह के हो रहे हैं, ओके। असाइनमेंट्स में उनके मार्क्स कितने हैं, ओके। उन बच्चों की अटेंडेंस कैसी है, क्योंकि मैंने लॉजिकल रिलेशनशिप क्रिएट किया कि जो बच्चे ज़्यादा ज़्यादा क्लासेस में आते हैं, जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा अच्छी होती है, उनके उनका मार्क्स के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो मैंने एक वेरिएबल ये आइडेंटिफाई कर लिया, अटेंडेंस। फिर मैंने देखा उनके जो टेस्ट के मार्क्स होते हैं, जो टेस्ट वो आजकल दे रहे हैं मिड टर्म के बाद, तो वो उनके मार्क्स कैसे हैं। अच्छा, अब तो ये ऑनलाइन का कॉन्टेक्स्ट है ना, अगर हम अपने ऑन कैंपस के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएं तो फिर मैं इंटरेस्टेड हूँगा। अच्छा ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं ये टाइम पे क्लास में आते हैं, ये पूरा लेक्चर अटेंटिवली अटेंड करते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें जो उनके मार्क्स पे असर कर सकती हैं, मैं उनको स्टडी करूँगा। फिर उनका इसके साथ मार्क्स के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करूँगा। और फिर जो है मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि ठीक है भाई इनके फाइनल में इतने मार्क्स तकरीबन होंगे। फॉर इंस्टेंस ये तो थी बड़ी लूज एग्जांपल जो मैंने आपकी क्लास के मार्क्स के साथ रिलेट की थी। फॉर इंस्टेंस आप बेटा इसको टेक्निकल एनालिसिस को 1 मिनट के लिए रिलेट करें करेंसी के साथ। अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में, या आप कह सकते हैं ये सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर या शेयर्स के ऊपर नहीं होते, बॉन्ड्स के ऊपर भी इसकी एप्लीकेशन है, कमोडिटीज़ के ऊपर भी इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा ये एनालिसिस करेंसी के ऊपर अप्लाई होता है। अब करेंसी के ऊपर कैसे होता है देखते हैं। अच्छा आप ये कहते हैं ये डॉलर आज 160 का है, लेट्स सपोज 160 रुपये का डॉलर है। तो वी आर इंटरेस्टिंग टू बाय और सेल। डिसीजन मेकिंग या खरीदने का होता है या बेचने का होता है ना। यहाँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डॉलर है, हम बेचना चाह रहे हैं तो सेलिंग डिसीजन है। और अगर हमारे पास डॉलर नहीं है, कोई और करेंसी है और हम डॉलर खरीदना चाह रहे हैं, तो दैट विल बी बाइंग डिसीजन। ओके, वट एवर डिसीजन वी आर गोइंग टू मेक, हमें अब देखना ये है कि जो डॉलर है, इफ़ आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट, तो पिछले 2 3 4 5 महीनों में या 1 साल में डॉलर का ट्रेंड क्या था। अगर तो डॉलर इज कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग तो आई विल एक्सपेक्ट अ डिक्लाइन इन द नियर फ्यूचर, और मैं उसको जो है वो डॉलर को बेचना चाहूँगा। और if I am an expecting increase in this dollar since the start of this गवर्नमेंट, तो मैं चाहूँगा कि ठीक है भाई डॉलर की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है तो इसको खरीद लेते हैं। तो ये जो मैंने करेंसी की बाइंग सेलिंग का डिसीजन लिया, दैट वाज बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइसेस। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट, ओके। अब इसी डॉलर की एग्जांपल फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ देखते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा जी अब मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ और मुझे डॉलर परचेज या सेल करना है, तो अब मैं अपना एनालिसिस कैसे परफॉर्म करूँगा। मैं वो तमाम फैक्टर्स को स्टडी करूँगा जो डॉलर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, डॉलर की प्राइस के ऊपर। नाउ आई एम नॉट मेकिंग माई डिसीजन ऑन द बेस ऑफ पास्ट प्राइसेस। मैं पास्ट प्राइसेस के साथ अब कंसर्न नहीं हूँ, मुझे वो तमाम फैक्टर्स चाहिए जो डॉलर की प्राइस पे इफेक्ट करते हैं। लाइक मैंने इंटरेस्ट रेट आइडेंटिफाई किया कि जी इंटरेस्ट रेट का डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट है, तो मैं इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट्स देख रहा हूँ, ओके। इसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया कि इन्फ्लेशन, यार इन्फ्लेशन का लेवल भी डॉलर के ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक अगर करता है तो फिर मैं इन्फ्लेशन को स्टडी करूंगा। अच्छा इन्फ्लेशन का आजकल जो है ना क्या मूवमेंट्स है, ओके। इसके बाद इन्फ्लेशन भी हो गया, इंटरेस्ट रेट भी हो गया, फिर मैं देखो अच्छा लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है भाई।
लोग परचेजिंग पावर भी तो डॉलर पे इफेक्ट करती है ना, डॉलर की प्राइस पर, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का भी डॉलर के ऊपर इफेक्ट आता है। अच्छा, तो मैं उसको भी देख रहा हूँ। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो भी डॉलर के ऊपर इफेक्ट करती है, करेंसी के प्राइस के ऊपर। और पिछले इस दौर में ये जो डॉलर आज इतना ज़्यादा चला गया है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रोल एक्सपेक्टेशंस का भी था। ठीक है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे डॉलर ऊपर जाएगा, और वो उसको जो है ना वो परचेज कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और परचेज करने से हुआ क्या, कि उसकी डिमांड जनरेट हुई। जब आपको पता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड जनरेट होती है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस पे भी उसका इफेक्ट आता है। तो एक हाइप भी क्रिएट हो जाती है कि भाई खरीद लो डॉलर्स। तो इसी तरह वहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशंस ने भी डॉलर को इस साइड पर ड्राइव किया, जो हम उसकी आज प्राइस देख रहे हैं। अच्छा, खैर, तो इफ आई एम फंडामेंटल एनालिस्ट, तो मेरा कंसर्न होगा कि मैं डॉलर की प्राइस के ऊपर इफेक्ट होने वाले तमाम फैक्टर्स को स्टडी करूं, और इसके साथ रिलेशनशिप देखूं, इम्पैक्ट देखूं, और मैं फिर अपना डिसीजन लूं। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, जो रिलेटिवली थोड़ा मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा, तो दैट विल बी द वर्क ऑफ अ फंडामेंटल एनालिस्ट। तो मैं एक फंडामेंटल एनालिस्ट हूँगा। ठीक है, तो होपफुली दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। मेरे ख्याल में इन दो एग्जांपल्स से आपको एवरी स्टूडेंट इन द क्लास सबको समझ आ चुकी है कि एक टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। मैं कंक्लूड करने के लिए इसको, इस इंट्रोडक्शन को, फिर हम आगे फॉर्मल डिस्कशन में जाएंगे। इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इसको हम जो है वो वाइंड अप कर सकें। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो किसी भी चीज़ की पास्ट प्राइसेस के ऊपर बेस कर रहा होता है। पास्ट प्राइसेस को देखा जाता है, उनमें से ट्रेंड देखा जाता है, और ट्रेंड की बेस पर डिसीजन लिया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में पास्ट प्राइसेस नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस में लॉजिकल रिलेशनशिप्स देखे जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इस प्राइस पे इफेक्ट करेंगी, उन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। नाउ कमिंग टूवर्ड द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और याद रहे, आज हमारा जो टॉपिक है इस पे हमने फोकस करना है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, जस्ट टू मेक कंपैरिजन मैंने ये स्लाइड आपके सामने रखी है कि फंडामेंटल और टेक्निकल में आपको फ़र्क इन सिंपल वर्ड समझ आ जाए, फिर हम ताकि आगे अपनी जो है वो लेक्चर को फॉलो कर सकें। Okay, now coming towards the formal definition of technical analysis, it is the use of specific market data for analysis of both aggregate stock prices and individual stock prices. अच्छा, एक बड़ी सादा सी वर्डिंग में इसको डिफाइन किया गया है कि आप एक स्पेसिफिक मार्केट का डेटा लेके बेसिकली जो है ना प्राइसेस को एनालाइज करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक की या एग्रीगेट स्टॉक प्राइस। एग्रीगेट स्टॉक प्राइसेस क्या होती है? इंडिविजुअल प्राइस की तो समझ आ गई ना कि एक शेयर खरीदना है या बेचना है, तो हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। एग्रीगेट स्टॉक क्या होता है भाई? एग्रीगेट स्टॉक इज अबाउट मार्केट इंडेक्स। जो के एस सी 100 इंडेक्स है, 30 इंडेक्स है, डिफरेंट इंडेक्स बनाए गए होते हैं, हमने मिड टर्म से पहले पढ़ा था, जो पूरी की पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पूरी की पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस इन इंडेक्स की बेस पे मैयर की जाती है। तो इंडेक्स की मूवमेंट भी तो किसी चीज़ का नाम है। तो इंडेक्स की मूवमेंट देखी जा सकती है, या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की एवरेज देखी जा सकती है, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हम किसी भी इंडस्ट्री की एवरेज, या ओवरऑल पूरे की पूरी मार्केट का इंडेक्स जिसके अंदर तमाम सेक्टर्स की स्टॉक्स मौजूद होते हैं, या किसी एक स्टॉक की प्राइस का एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, अब इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है यूज ऑफ स्पेसिफिक मार्केट डाटा। मार्केट डाटा, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। मार्केट डाटा, तो ये क्लियर होगा, इसको अगली लाइन में देखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस इज समटाइम्स कॉल्ड मार्केट और इंटरनल एनालिसिस। चूंकि डाटा विद इन द मार्केट इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसको इंटरनल एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस भी कहते हैं। अब विद इन दी मार्केट क्या हो सकता है?
अभी देखिए, हमने पिछली स्लाइड में एग्जांपल ली थी स्टूडेंट्स के मार्क्स की, तो मैंने आपके फाइनल टर्म के मार्क्स को एक्सप्लेन करना था, बताना था। तो मैंने डाटा कहाँ से इकट्ठा किया? आपकी क्लास में से, विद इन योर क्लास। इसी तरह आपने स्टॉक मार्केट में डिसीजन लेना है किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक को खरीदने का, तो उस स्टॉक को खरीदने का डिसीजन जो आपने लेना है, इसके लिए डेटा कहाँ से आएगा? वो भी विद इन दी मार्केट इकट्ठा होगा, उसी मार्केट में उसी स्टॉक की पास्ट प्राइसेस। तो इसलिए एक बड़ी अच्छी फ्रेज एक यूज की जाती है टेक्निकल एनालिसिस के लिए कि चूंकि डाटा विद इन द मार्केट इकट्ठा होता है, इसलिए देन वी कैन से दैट लेट द मार्केट टेल इट्स ओन स्टोरी। तो दिस वाज द डेफिनेशन, द कॉन्सेप्ट, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। नाउ मूविंग अहेड, हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो इस स्लाइड तक तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने बात की थी कि वी विल लर्न अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस एंड वी विल एबल टू डिस्टिंग्विश टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। आल्दो हमने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस के ही पढ़ा है, इसकी डिफाइन किया है, इसकी एग्जांपल्स देखी हैं, फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, लेकिन हमने उसको एग्जांपल की मदद से समझा है। और अभी हम होपफुली इस काबिल हो गए हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर फ़र्क कर सकें और ये बता सकें कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब आगे देखते हैं। Up till now, we have defined the concept of technical analysis, and now we are able to talk about the technicians or what the technical analysis is. अब हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अपनी डिस्कशन को कि टेक्निकल एनालिस्ट जो या जो टेक्नीशियंस हैं, ये इनका बेसिक प्रीमाइज या इनका बेसिक जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग लेट मी रीड दिस स्लाइड, दिस वेरी मच इम्पोर्टेंट। फिर इसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इकोनॉमिक्स teaches us that prices are determined by the interaction of demand and supply. इकोनॉमिक्स का जो करक्स है, जब जो मेन आइडिया है वो ये है कि प्राइसेस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की इंटरेक्शन से डिटरमिन की जाती हैं। बेटा, अगर तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक्स इज अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने वसाइल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसमें एक जो है इकोनॉमिक्स में जब मार्केट्स में प्राइसेस हैं वो फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे डिटरमिन होती हैं एज पर द इकोनॉमिक्स थ्योरी। डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बेस्ट डिटर्मिनेंट है किसी भी मार्केट की प्राइस का। तो स्टॉक मार्केट भी एक प्लेस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की इंटरेक्शन से प्राइसेस सेटल होती हैं। ये इकोनॉमिक्स की टीचिंग्स हैं, इकोनॉमिक की थ्योरी है। अच्छा, अब इसको लिंक करते हैं टेक्नीशियंस के साथ। टेक्नीशियंस डू नॉट डिसएग्री। टेक्नीशियंस इसे डिसएग्री नहीं करते, वो कहते ठीक है, ये बात तो ओके है कि हम भी इसे मानते हैं कि जो बेस्ट डिटर्मिनेंट है ना प्राइस का, वो डिमांड एंड सप्लाई की इंटरेक्शन है, but argued that it is extremely difficult to assess all the factors that influence demand and supply. अब इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई या आपका जो लॉ ऑफ डिमांड आप देख लें, लॉ ऑफ सप्लाई देख लें, उसको अगर आप रीड करें तो उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिमांड एंड सप्लाई पे इफेक्ट करते हैं। लाइक मैंने अगर किसी चीज़ की डिमांड जनरेट करनी है, बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में डिमांड वो वाली डिमांड नहीं होती जो हम लोग सम टाइम करते हैं। अच्छा, मुझे तो एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए,
मुझे तो अच्छी सी गाड़ी चाहिए। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब है कि आपके पास एक तो आपकी विलिंगनेस हो, दूसरा आपके पास परचेजिंग पावर हो। दो चीज़ें होंगी तो फिर डिमांड जनरेट होगी, ये बात याद रखिएगा। वैसे बैठ के एक ख्याली पुलाव बना लेना कि मैं जो है वो ऑडी ले लूँगा, तो वो डिमांड उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा जब तक अनटिल और अनलेस मेरे पास उसको ख़रीदने की परचेजिंग पावर ना हो तो। अच्छा खैर, इकोनॉमिक्स टीचेस अस दैट प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। टेक्नीशियंस डू नॉट डिसएग्री but argue that it is extremely difficult to assess all the factors that influence demand and supply। बेटा डिमांड एंड सप्लाई पे कुछ फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, उन फैक्टर्स को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है। अब टेक्नीशियंस कहते हैं कि तमाम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता या दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मैं एक दो तीन चार पांच फैक्टर्स आपके सामने रखता हूँ। लाइक डिमांड के लिए प्राइस भी एक फैक्टर है, डिमांड के लिए ज़रूरी है वेदर कंडीशंस हैं, डिमांड में सप्लाई इफेक्ट होती हैं। वेदर कंडीशन के अलावा टेस्ट है, हैबिट्स हैं लोगों की, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो जिनको टेक्नीशियंस जो है वो कहते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करना दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो इसको दूसरे तरीके से ट्रेस किया जा सकता है प्राइस को। सिंस नॉट ऑल द इन्वेस्टर्स आर इन एग्रीमेंट ऑन प्राइस, द डिटर्मिनिंग फैक्टर एट एनी पॉइंट इन टाइम इज द नेट डिमांड। वो कहते हैं जी अच्छा प्राइस डिमांड एंड सप्लाई से तो डिटरमिन होती है, लेकिन एक प्राइस पे तमाम इन्वेस्टर्स इत्तेफाक नहीं कर रहे होते। तो इसलिए इसलिए जो इन्वेस्टर्स की ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म है वो प्राइस के बारे में अपनी ओपिनियन क्या रखते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, दैट इज मच इम्पोर्टेंट। ओके, now reading again, since not all the investors are in the agreement on price, the determining factor at any point in time is the net demand for a stock based on how many investors are optimistic or pessimistic। ये मेन प्रीमाइज है टेक्नीशियंस का कि कितने लोग जो है वो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली ऑप्टिमिस्टिक है या पैसिमिस्टिक है, ये ट्रेस किया जा सकता है। ये ट्रेस प्राइसिस में हो जाता है। कैसे? अगर फॉर इंस्टेंस जो है वो मार्केट में 25 इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिनमें से 15 जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगी, और जो 10 है वो पैसिमिस्टिक हैं, तो नेट जो चेंज है दैट इज 5 इन्वेस्टर्स। तो प्राइस जो है डोमिनेंट फैक्टर जो है वो पैसे ऑप्टिमिस्टिक का होगा। तो ऑप्टिमिज्म से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं प्राइस से, क्योंकि लोग अगर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है तो ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर क्या करेगा? ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर खरीदेगा। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी, मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो प्राइस का बिहेवियर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्टिमिज्म कुछ अरसे के लिए प्रोलॉन्ग करेगी। ऐसा नहीं है कि आज ऑप्टिमिज्म है तो कल ही पेसिमिज्म हो जाएगी, नहीं। इन्वेस्टर्स की जो फीलिंग्स है टुवर्ड द पर्टिकुलर स्टॉक, अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए, जो प्राइसेस जो पास्ट प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो दैट इज मच इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, दैट इज अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट। कंपैरेटिवली वो कहते हैं तमाम वो फैक्टर्स जो डिमांड एंड सप्लाई पे असरअंदाज होते हैं उनको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ओके, furthermore, once the balance of investors become optimistic, this mood is likely to continue for the near term and can be detected by various technical indicators। तो ये डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट द आर्ग्यूमेंट, या आप कह सकते हैं दिस इज द मेन प्रीमाइज ऑफ टेक्नीशियंस। इसके अलावा टेक्नीशियंस बेटा एक और भी काम करते हैं, एक और भी उनका प्रीमाइज है, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सेकंड आर्गुमेंट इज मार्केट डेटा। टेक्नीशियंस कहते हैं कि हम जो अपने एनालिसिस करते हैं दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट डाटा, और मार्केट डाटा
एक रियल टाइम डाटा है और ये ज़्यादा रिलायबल है। अच्छा, लेट्स रीड इट। मार्केट डेटा primarily include the price of a stock or a market index and volume data। अच्छा, इसमें स्टॉक प्राइस मतलब एक शेयर की कीमत और नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द मार्केट, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। Many technical analysts believe that only such market data as opposed to fundamental data are relevant। अब फंडामेंटल एनालिस्ट वो देखते हैं जी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, उनमें रेशियो एनालिसिस करते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को टेस्ट करते हैं, कंपनी की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं एनुअल उनको देखते हैं। तो वो तमाम फैक्टर्स जो उनकी स्टॉक प्राइसेस पे कि कंपनी ने साल में मुनाफा कितना कमाया वो देखते हैं। ठीक है। अच्छा, टेक्निकल इसको चैलेंज करते हैं, ये अगली लाइन में चैलेंजिंग आ रहा है। फॉर एग्जांपल दे आर्ग्यू दैट अकाउंटिंग डाटा आर सब्जेक्ट टू ऑल टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस एंड ambiguities, an argument that was strengthened by the Enron। अच्छा, Enron एक एनर्जी फर्म थी। इसको बड़ा ज़्यादा आप लोग देखेंगे, इसको आप लोग स्टडी कीजिएगा इनरॉन को। ये एक स्कैंडल हुआ था ड्यूरिंग दिस एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेंचुरी 2001-2 के अंदर। कुछ कारपोरेट स्कैंडल्स हुए थे जिनमें से एक इनरॉन कंपनी है। इनमें जो कुछ फ्रॉड किया गया था, और फ्रॉड वो आपको डिटेल जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके बाद कारपोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट कि आपने किस तरह से कंपनीज को रन करना है। रोल्स क्लियर कर दिए गए थे डायरेक्टर्स के, ऑडिटर्स के जो कंपनी को टेस्ट करते हैं आके, इसके ओनर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं, हर एक की चीज़ों को क्लियर कर दिया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की गई थी। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली इसकी दो अप्रोचेस थी। एक ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कैंडल थे ना। इनरॉन एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लोगों को यकीन ही नहीं आया कि जो है ये कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई। लाइक अगर हम आज ये देखें कि कल हमें सुबह पता चले कि जैस कंपनी या यूफोन कंपनी जो है वो बंद हो गई है, तो नो वन विल बिलीव, इवन कोई भी यकीन नहीं करेगा कि यार वो तो बहुत चल रही थी। इसी तरह इस तरह की कंपनीज के साथ हुआ। लोगों का स्टॉक मार्केट पे, कंपनीज के ऊपर, कारपोरेट सेक्टर के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो गया, कम हो गया। इस ट्रस्ट को बहाल करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टेप्स लिए गए, जिनमें कारपोरेट गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस कराया गया। और कारपोरेट गवर्नेंस जो है बेटा, ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कारपोरेट गवर्नेंस जो है वो उसकी दो तरह की अप्रोचेस थी। कारपोरेट गवर्नेंस मीन्स कि कंपनीज को गवर्न कैसे करना है। एक रूल बेस्ड अप्रोच थी और दूसरी प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच थी। रूल बेस्ड अप्रोच जो है वो अमेरिका ने अडॉप्ट की, और प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वो ब्रिटिश जो है वो यूके में अडॉप्ट की गई। अमेरिकन्स ने कोड ऑफ सर्वेलेंस ऑक्सिले एक्ट बना दिया, SOX 2002, जिसमें कंपनीज के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स रख दी गई कि ये ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश थे उन्होंने प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट की। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ये है कि अच्छा ये कोड है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसको मान लें तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं मानेंगे तो आपकी गुडविल मुतासर होगी। उनमें से एक मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी CEO और चेयरमैन के रोल को अलग अलग कर दें। CEO अलग होगा, चेयरमैन अलग होगा, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी। एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, ऑडिटर के रोल को क्लियर किया गया, डायरेक्टर्स के रोल को क्लियर किया गया। एनी हाउ दैट वाज अ बिग स्कैंडल, जिसको बड़ा ज़्यादा लिटरेचर में कोट किया जाता है। इनरॉन एंड मैक्सवेल, ये दो कंपनियां हैं बेटा, इनको देखिएगा, इनरॉन एंड मैक्सवेल। अच्छा, टेक्नीशियंस कहते हैं कि देखें भाई इनरॉन का हाल, तो जो कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर रही थी कंपनी, वो अचानक से बंद हो गई। बाद में पता चला कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थी ना, जो प्रॉफिट वो शो कर रही थी, वो ऑडिटर्स के साथ मिल के उन्होंने फेक बनाई हुई थी। तो वो एक दिन आया, एक्सपोज हो गई, और कंपनी के पास कुछ भी नहीं था।
कंपनी की स्टेटमेंट्स तो बड़ा कुछ बता रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा रिच शो कर रही थी, लेकिन अंदर से कंपनी खोखली थी, रियलिटी कुछ और थी। तो इसलिए जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो रिलाई करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल डेटा के ऊपर, जो रिलाई करते हैं कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स के ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर, तो प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन, प्रॉफिट मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। लिहाजा हम लोग बात करते हैं रियल मार्केट डेटा के ऊपर, और रियल मार्केट डेटा इज़ द बेस्ट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, ये ज़्यादा रिलायबल है। तो बेटा ये इनका टेक्नीशियंस का जो मेन आर्ग्यूमेंट है। ये दो स्लाइड्स आपको इस आर्ग्यूमेंट्स की बाद में मिलेंगी। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट। इस लेक्चर में हम लोगों ने ये भी इंश्योर कर लिया है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है, टेक्निकल फंडामेंटल के दरमियान डिफरेंस क्या है, टेक्निकल एनालिस्ट की को डिफाइन भी कर लिया, टेक्निकल एनालिस्ट की बेसिक प्रीमाइज और आर्ग्यूमेंट्स भी हम लोगों ने देख ली। अब हम जो कल का लेक्चर होगा बेटा, उसमें इसको मज़ीद अपनी डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे, और इस लेक्चर ये कंटिन्यू होगा लेक्चर, और हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, और एंड पे इसका रोल क्या है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे इसी टेक्निकल एनालिसिस के साथ। इसको हमने कल के लेक्चर में इंशाल्लाह क्लोज करना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों की जो क्वेरीज हैं, क्विज़ जो क्वेश्चंस होंगे, वो आप लोगों ने मुझे मैसेज कर देना है, तो आई विल बी आंसरिंग होपफुली इन टाइम मैं आंसर करूँगा। तो आई विल अप्रिशिएट द क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। इसको स्टडी करें, इनको इसकी जो है डिफरेंट बुक्स हैं, ऑनलाइन मटेरियल है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वहीं से भी देखिएगा, और कोई लिमिट नहीं है, आप इसको इसके अलावा भी डिफरेंट जो है वो सोर्सेज से ये इसका डेटा देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।